नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीबीएसई ने जो 2020-21 सत्र के लिए हिंदी विषय का प्रश्न पत्र का प्रारूप जारी किया है, उसमें अपठित बोध के अंतर्गत 2 प्रश्न, अपठित गद्यांश तथा अपठित काव्यांश के बारे में बताया गया है, जो कि 5-5 अंक के होंगे। आज हम अपठित बोध के अंतर्गत अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें अपठित शब्द के बारे में जानना होगा। तो आइए देखते हैं अपठित शब्द का क्या अर्थ है। अपठित बोध। अपठित शब्द अंग्रेजी भाषा के अनसीन का समानार्थी है। अनसीन का अर्थ है जिसे न देखा गया हो। इस शब्द की रचना मूल शब्द पाठ में अ उपसर्ग और इत प्रत्यय लगाने से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना पढ़ा हुआ, अर्थात ऐसा अंश जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। इस प्रकार गद्य या काव्य का ऐसा अंश जिसे पहले न पढ़ा गया हो अपठित बोध कहलाता है। परीक्षा में अपठित गद्यांश और काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ इस तरह के प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य छात्रों की समझ, अभिव्यक्ति कौशल और भाषिक योग्यता की परख करना होता है। तो अपठित बोध के अंतर्गत पहले अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को हल करने से पहले कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले अपठित गद्यांश का मूक वाचन बार बार करके उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके पश्चात दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्न में संभावित गद्यांश में संभावित उत्तरों को रेखांकित करें। तीसरा बिंदु है, जिन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट ना हो उनके उत्तर जानने के लिए गद्यांश को पुनः ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी भाषा में देने चाहिए, अर्थात गद्यांश से पूर्ण पंक्ति को कभी भी उत्तर के रूप में नहीं लिखना चाहिए, अपितु प्रश्न के अनुसार ही अपना उत्तर बनाने का प्रयास करना चाहिए। उत्तर संक्षिप्त, सरल भाषा में तथा प्रभावशाली होना चाहिए। यदि कोई प्रश्न शीर्षक देने के संबंध में हो तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक मूल कथ्य से संबंधित होना चाहिए, अर्थात गद्यांश का जो मुख्य बिंदु है उसी के आधार पर शीर्षक का चयन करना चाहिए या शीर्षक लिखना चाहिए। शीर्षक गद्यांश में दी गई सारी अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। अंत में अपने उत्तरों को पढ़कर उनकी त्रुटियों को अवश्य दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब आइए अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण देखते हैं। अपठित गद्यांश में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कभी कभी हमें प्रश्न का उत्तर पूर्ण रूप से लिखना होता है तथा दूसरे प्रकार में जो विकल्प दिए होते हैं उनमें से सही उत्तर का चयन करना होता है। तो
सीबीएसई ने जो प्रारूप जारी किया है उसके अनुसार विकल्प सहित प्रश्नों के बारे में बताया गया है, लेकिन इस वीडियो में हम दोनों प्रकार के गद्यांश देखेंगे। पहला गद्यांश है, गंगा भारत की अत्यंत पवित्र नदी है जिसका जल काफ़ी दिनों तक रखने के बावजूद अशुद्ध नहीं होता, जबकि साधारण जल कुछ दिनों में ही सड़ जाता है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री या गौमुख है। गौमुख से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिलकर आगे गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। भागीरथी के देवप्रयाग तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुल जाती हैं, जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो उसके पानी को सड़ने नहीं देती। यह गद्यांश का एक भाग है। दूसरे तथा तीसरे भाग को भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहले भाग के आधार पर यहाँ दो प्रश्न दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। गंगा के जल और साधारण पानी में क्या अंतर है? गंगा का जल पवित्र माना जाता है। यह काफ़ी दिनों तक रखने के बावजूद भी अशुद्ध नहीं होता। इसके विपरीत साधारण जल कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, गंगा के उद्गम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? इस नदी को गंगा नाम कैसे मिलता है? उत्तर है, गंगा के उद्गम स्थल को गंगोत्री या गौमुख के नाम से जाना जाता है। वहाँ यह भागीरथी नाम से निकलती है। देवप्रयाग में यह अलकनंदा से मिलती है, तब इसे गंगा नाम मिलता है। इस प्रकार दूसरे व तीसरे भाग को पढ़कर अन्य प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। अब आइए विकल्प सहित प्रश्नों के उत्तर का एक उदाहरण देखें। सहिष्णुता एक आवश्यक शील है जिसे सहनशीलता की संज्ञा दी गई है। यह एक ऐसा गुण है जिसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। वंशानुक्रम से सहिष्णुता उत्तराधिकार में मिल सकती है, लेकिन वातावरण और परिवेश की प्रतिकूलता में इसको सिंचित ना किया गया तो इसके अंकुर सूख जाते हैं। सहिष्णुता परिवेश से प्रारंभ होती है। ऐसा बहुत कुछ होता है जो परिवार से अनुकूल नहीं मिलता, तब अपनी इच्छाओं और मन को मारकर गुजर बसर करनी पड़ती है। निर्धनता जैसे परिवेश में सहिष्णुता कठिन परीक्षाएं लेती है और इनका अंत जल्दी नहीं होता। विद्यार्थी को अपने लिए पुस्तकें जुटानी पड़ सकती हैं और मांग कर लाई गई पुस्तकें वापस सही सलामत ना लौटाने की सज़ा 1-2 दिनों तक बिना पारिश्रमिक लिए खेतों में मजदूरी करने की लाचारी भी झेलनी पड़ती है। रात्रि में ही पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ता है। रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट का ही सहारा लेना पड़ता है। इस गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें 4 विकल्प दिए गए हैं तथा हमें सही विकल्प का चयन करना होता है। देखने से ऐसा लगता है जैसे विकल्प वाला अंश अधिक आसान है, लेकिन यदि इसमें थोड़ी सी चूक हो जाए तो हमारे पूरे अंक कट सकते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर सही विकल्प का चयन करना चाहिए। जैसे कि पहला प्रश्न है, सही सहनशीलता एक ऐसा गुण है डैश।
अब इस प्रश्न के जो 4 विकल्प हैं, जो अपने आप में मिल जाता है, जिसे दूसरों से लिया जाता है, जिसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, जिस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर पहली पंक्ति में ही दिया गया है। यह एक ऐसा गुण है जिसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। इस प्रकार पहले प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, सहिष्णुता कब नष्ट होने लगती है? पहला विकल्प है, जब इसे बचाकर ना रखा जाए, जब इसे प्रतिकूल परिस्थितियों में बढ़ाने का प्रयास न किया जाए, जब व्यक्ति की विनम्रता अत्यधिक बढ़ जाती है, तथा इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम ध्यान से देखें तो दूसरी पंक्ति में वंशानुक्रम में सहिष्णुता उत्तराधिकार में मिल सकती है, लेकिन वातावरण और परिवेश की प्रतिकूलता में इसको सिंचित ना किया गया तो इसके अंकुर सूख जाते हैं। अंकुर सूख जाते हैं अर्थात कोई चीज़ नष्ट हो रही है। तो इस पंक्ति के आधार पर इसका दूसरा विकल्प सही है कि सहिष्णुता कब नष्ट होने लगती है, जब इसे प्रतिकूल परिस्थितियों में बढ़ाने का प्रयास न किया जाए। तीसरा प्रश्न है, सहिष्णुता व्यक्ति की कठिन परीक्षा कब लेती है? इसके विकल्प हैं संपन्नता में, विपन्नता और संपन्नता में, विपन्नता के समय में, जीवन में किसी भी समय। तो यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर गद्यांश में दिया है, निर्धनता जैसे परिवेश में सहिष्णुता कठिन परीक्षाएं लेती है और इनका अंत जल्दी नहीं होता। निर्धनता अर्थात विपन्नता, तो इसका सही उत्तर है विपन्नता के समय में। चौथा प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प हैं सहिष्णुता या सहनशीलता, उत्तराधिकार, पारिश्रमिक या प्रतिकूलता। तो जैसा कि हमने गद्यांश को पढ़ा ही है, इसमें सहिष्णुता के विषय में बताया गया है, तो सही विकल्प है सहिष्णुता या सहनशीलता। इसके पश्चात पांचवा प्रश्न है, तब अपनी इच्छाओं और मन को मारकर गुजर बसर करनी पड़ती है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद कौन सा है? अकर्मक, द्विकर्मक, सहायक या संयुक्त। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, जैसे इच्छाओं और मन को मारकर गुजर बसर करनी पड़ती है। अपठित काव्यांश के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।